हेलो, आप सभी को लंदन से ललित मोहन जोशी का नमस्कार। आज के SACF सानिध्य संवाद 9 में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के वरिष्ठ नाट्य निर्देशक, अभिनेता, थिएटर शिक्षाविद, पद्मश्री प्रोफेसर राज बिसारिया से बातचीत करेंगे। Despite the fact that you are all muted, please join your hands to welcome India's theater icon, legend Raj Bisaria ji. धन्यवाद। आज के सानिध्य संवाद की अध्यक्षता के लिए पटकथाकार व संवाद लेखक अतुल तिवारी का हम लोग स्वागत करें, क्योंकि वो बिसारिया साहब की प्रोडक्ट हैं। प्लीज ऑल्सो गिव हिम अ बिग हैंड। थैंक यू। लेट मी नाउ शेयर स्क्रीन टू शो अ फ्यू इमेजेस ऑफ राज साहब। इसमें कोई शक नहीं कि राज बिसारिया साहब नाट्य निर्देशक और नाट्य शिक्षक दोनों रूपों में आधुनिक रंगमंच की विभूति हैं। इस पोस्टर के लिए मैं उत्तरा को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ये पोस्टर बनाया। राज साहब का ये ओहदा लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर रहने के बावजूद उन्होंने हासिल किया। प्रोफेसर बिसारिया ने 60 के दशक में अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं में रंगमंच प्रशिक्षण, थिएटर ट्रेनिंग एवं प्रस्तुत करने वाली संस्था थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप, जिसे टॉ कहते हैं, की स्थापना की, जो प्रदेश में इस प्रकार का पहला और सबसे पुराना नाट्य समूह था और है। दिस इज एन अर्ली राज बिसारिया वर्किंग ऑन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। 1975 में राज साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भारतेंद्र नाट्य केंद्र, अब भारतेंद्र नाट्य अकेडमी की स्थापना की। एक संयोजक की भूमिका में राज बिसारिया ने विभिन्न कलाओं जैसे नृत्य, माइम, चित्रकला, थिएटर आदि के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कलाकारों एवं समूहों को पहली बार उत्तर प्रदेश में मंच प्रदान किया। In theater arts workshop known as TAW, as I said, Raj Bisaria's first professional production was Shakespeare's timeless Othello in English with a cast of British actors. Wow, what a feat. Then came Jean-Paul Sartre's In Camera in 1967. You can see Raj Saab. Another presentation of TAW was Coward's Nude with Violin, which again featured Raj Bisaria as an actor. 1974 में अंग्रेजी नाटककार जो ऑर्टन के नाटक लूट में राज बिसारिया फिर नजर आए। 1979 में महेश एलंकुंचवार का गार्बो हिंदी में। Then he was lead player in Doordarshan TV play Pagla Ghoda. I think people still remember that. 2008 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए ओथेलो, which was directed and devised by Raj Saab. Julius Caesar back in 1985 हिंदी में. We will find out what was this production where both acted together. अब मैं आखिरी स्लाइड आपको दिखा रहा हूं। राज बिसारिया अनुपम खेर जी के साथ हैं और ये क्या और कौन सा नाटक था ये हम राज साहब से पूछेंगे। और नाउ आई विल स्टॉप शेयर स्क्रीन। थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। आई होप यू एंजॉयड इट। बिसारिया साहब, सबसे पहले शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। डिस्पाइट बीइंग सो क्लोज टू यू, इट वाज वेरी हार्ड टू परसुएड यू। क्या बात कर रहे हो भाई, क्यों बदनाम कर रहे हो? It's a pleasure. अच्छा, आप लखीमपुर में पैदा हुए एक छोटे से शहर में, ये रंगमंच का चस्का आपको कहां से लगा? अरे भाई, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी अगर इसका शुरू करेंगे। थोड़ा आप शुरू करिए, मैं आपको रोक दूंगा, आप शुरू तो होइए सर। ऐसा है कि पहले कोई रंगमंच वगैरह तो था नहीं बचपन में जो देखा। तो बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जब 4-5 साल के थे तब देखी, अशोक कुमार जी की, जिनसे बाद में मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा साबका रहा।
लेकिन उन्होंने और उनकी संग लीला चिटनिस की फिल्में देखी, बंधन, कंगन, क्या क्या वगैरह वगैरह। 1 रुपए का मुंबई से उनकी फोटोग्राफ की हुई तस्वीर मैट फिनिश पे करके, मैं और मेरे संग जो कोई रहता था, हम लोग साथ रहते थे, एक बच्ची थी, तो हम लोग तख्त डाल के बैठ के वो फिल्म में जो कुछ होता था वो करके अपने आप को दिल बहलाते रहते थे। तो थिएटर तो बहुत बाद में आया, शुरू में तो असर फिल्म का ही था, चूंकि फिल्म ही देखने को मिलती थी। थिएटर तो बहुत कम देखने को मिला और बहुत बाद में देखने को मिला। अच्छे लोगों का थिएटर देखा, हिंदुस्तान के बाहर तो करीब करीब सभी का थिएटर देखा। लेकिन वो मेरा ख्याल से ऐसा होता है कि ये कहानियाँ बचपन में सुनने की आदत के साथ साथ जुड़ा होता है, कहानियाँ करने की आदत भी बन जाती है कि इंसान कुछ करता रहता है। मैं बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं था, तो शायद कबड्डी और मैं कुश्ती में नहीं माहिर हो पाया। तो छोटे मोटे नाटक क्या, वो आपस में सीन कॉपी कर लिया दोस्तों के साथ। एक चीज़ जो मैं नहीं कर पाया और जो आज भी नहीं करता हूँ, मैं किसी की नकल नहीं उतार पाता। तो इससे एक्चुअली बहुत मुश्किल है। मैं आपसे बताऊं, मुझे शायरी का बहुत शौक था, कभी सम्मेलन वगैरह होते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, भाषा समझ में नहीं आती, ज़बान समझ में नहीं आती, लेकिन तरन्नुम बहुत अच्छा लगता और किस तरह था तो सुनता था। उस वक्त तो चल चल रे नौजवान वगैरह वगैरह चीजें हुआ करती थी, आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल इस सुना तरह है। के गीत होते थे तो सुनते थे। और सिर्फ हम लोग के पास रेडियो था। मैं बात आपसे कर रहा हूँ 1939-40 की। मैं 4-5 साल का था और एक रेडियो होता था बड़ा सा, शायद जर्मन, उसका नाम था लिसन, LISEN। लिसन का मतलब सुनना नहीं था, वो कंपनी का नाम था। उससे जब वो आवाज आती थी तो एक हरी हरी बत्ती, कुछ कम कुछ ज्यादा हुआ करती थी, मैजिक आई, दैट यूज्ड टू फैसिनेट मी अ लॉट। तो मैं सुनता था आवाज, और आवाज मुझे लगती थी बड़ी अच्छी लोगों की सुनने में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन उससे मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं था, समझ में आया ना चाहे। समझ में तो चिड़िया भी नहीं आती, लेकिन मैं सुनता था, मुझे अच्छा लगता था। और वजह थी कि मैं अकेला बच्चा था, मेरा कोई भाई बहन नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई चाचा चाची नहीं थे, कोई कजन्स नहीं थे। तो आई वॉज लेफ्ट माई ओन machinations with nature and with the space around me and how to use that space. So I used to keep organizing things in my own house here and there, just to sort of break the monotony at that time. And that led to other things later on. I mean, this is the best I can do. What I did like very much was to sit under a huge tree and see the play of light filtering through from the sky, through the leaves onto the floor, and the colors of the leaves. Everybody said कि पत्ती का रंग हरा होता है, लेकिन मुझे तो उसमें बहुत सारे शेड्स नजर आते थे because of the play of light. So that was a fascinating thing. Then luckily मेरा बचपन बहुत सारे शहरों में गुजरा, देवरिया जैसे गांव में गुजरा जहाँ हाथी हाथी होते थे सिर्फ। और 1942 में मुझे पकड़ के बंद कर दिया गया, बस में बिठाल के लिए गए। That was 1942 movement. So I was taken with other kids into the court of the Jant Sahab. That was the joint collector. उनका नाम था चौधरी उमराव सिंह। तो उनका सिपाही मुझे पकड़ के कॉलर से उठा के ले आया, मेरे 2 थप्पड़ पड़े और मुझे खरताई जी के पास भेज दिया गया। तो मैं अपने आप को, I fancy thinking of myself as also a freedom fighter, because at that time I was 6-7 years of age, and that became a very big inspiration in my life. Listening to songs, and there was a lot of action that was happening. तो शहर में भी गांव में भी होता था, क्योंकि मेरे फादर ट्रैवल करते रहते थे। तो मैं गोरखपुर, देवरिया, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिर बाद में देहरादून में
काफ़ी समय गुजारा। और देहरादून का बहुत अच्छा तजुर्बा ये था, चूँकि आपके वक्त मेरी बकवास सुनने का, तो मैं सुनाता हूँ आपको कि मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था। एक बहुत बड़ी कोठी थी। अब वहाँ मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस होंगे और ये अंग्रेज़ों का वक्त था, तो बहुत बड़ी कोठी के ऊपर वाले फ्लोर से मसूरी नज़र आता था। यानी शीशे की बड़ी बड़ी विंडोज से मैं शाम को जो बत्तियां जलती थी मसूरी में वो देखता था, through the darkness of Dehradun, and that was a very fascinating sight. Sometimes they would appear glimmering like stars, and I would look up at the stars and then the lights. और वहाँ लीची के पेड़ थे, तो कुछ मैं सब्जी बोता था। मेरे एक बहुत बुजुर्ग दादा थे जो 80-90 साल के थे, और वो ग्वालियर स्टेट में तबला बजाते थे। उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया और 2-3 साल तक मैंने तबला सीखा, कई ठेके सीखे। उन्होंने गवाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन तो सुर ही नहीं था। और दूसरी बात, जब कोई गाता था तो मैं तबले पे हाथ रख के बैठ जाता था, क्योंकि मुझे सुनने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो these were experiences that one had, cycling. बिसारे साहब, इसका मतलब ये है कि a theater director and a light designer and a set designer in a way वो already बन रहा था आपके भीतर, और उसके बाद जब आप इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में you became a lecturer or a reader, it is very very difficult कि आप एक full time job करें और अपना जो आपका ख्वाब है, जो आपका सपना है, उस पर भी काम करें, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं तो इक्विटी वी गोट हूँ, मैं तो नहीं कर पाया, पर जो भी मैंने फिल्म में किया या कल्चर में किया, लेकिन आपने उसको करके कैसे दिखाया? हाउ डिड इट हैपन? हाउ डिड थिएटर आर्ट वर्कशॉप हैपन इन द लखनऊ यूनिवर्सिटी? You see, उसमें खास बात थी कि before theatre arts workshop, I started a group in the Lucknow University, in the department, in 1962, which was called Theatre Group. It was widely covered by the newspapers and by Illustrated Weekly at that time, which was the only weekly, as you may know. And this was a group made up of 11 students. Subsequently, most of them became IAS officers or went into information department or into journalism. But they all joined me, and I had a room. There was an empty room in the department, which I requested the head to give to us. And from 2 o'clock in the afternoon till 8 o'clock in the evening, we used to work there. And what I was working on as a teacher of literature was on dramatization of poems. Meaning, how does the poem come into the mind of the poet? So whether it was Shelley or Keats or anybody else, later on Sahir and so on and so forth, we would do that. And because we did not have any wherewithal to stage full-length plays, we would do scenes or one-act plays. So, I mean, this group was very vibrant. And not only that, All India Radio competition जो होता था universities का 60s में, उसमें हम लोगों के लिखे हुए plays को first prize मिली, second prize मिली. And these are plays either of, Oscar Wilde, Happy Prince. So there's a wide range of literature that was available. And luckily, all these students of mine did very well later on in their lives as very senior IAS officers. They became directors of the International Film Festival, and they also became very important journalists and writers. So it was a group of 11 people. We had no ego problems because we just had the name of the group, and no one was known as an actor or director. We worked all the time, and we presented this thing on an improvised stage. आपको बताने वाली खास बात ये कि 1964 तक
लखनऊ में कोई ऑडिटोरियम फॉर थिएटर नहीं था। तो यूनिवर्सिटी में हम लोग डेस्क को जोड़ के, रस्सियों से बांध के और पर्दे टांग के और पर्दों को नीचे ईंट से भारी करके थिएटर करते थे। एक मालविया हॉल था, which was not very effective or very good for theater performances, but I improvised, वो भी है यूनिवर्सिटी में स्टेज, जिसमें एक तरफ एक छोटा सा स्टेज बनाया, अदरवाइज कुछ नहीं था। So I was used to working on an empty stage. The claptrap of a proscenium stage, of curtains and of wings and all that never came into my mind. So even my first production in English with British actors was without any scenery. So you see, working on the empty stage. You sort of brought me to that question yourself. ये जो आपका पहला जो प्ले था, जो प्रोफेशनल प्ले, ये आपने I mean it was a feat कि आपने अंग्रेजी आर्टिस्ट के साथ इसको किया। तो डिस्पाइट द लैक ऑफ फैसिलिटीज, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और हाउ वाज इट रिसीव्ड? देखिए, इट वाज रिसीव्ड वेरी वेल। वो वक्त ऐसा था 60s में कि आपको मालूम है, एक तरफ तो ब्रिटेन से वॉलंटरी सर्विस ओवरसीज में, वहाँ से टीचर्स इंडिया में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, लखनऊ में, जगह जगह पे आ रहे थे, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में या किसी और चीज़ में काम कर रहे थे। लखनऊ में चिनेट पॉटरी एक बहुत मशहूर चीज़ हुआ करती थी। चिनेट एक विलेज है, तो वहाँ पे पीस कोर के लोग आते थे, जो कि कैनेडी और जवाहरलाल नेहरू का एक प्लान था, उससे पीस कोर के तहत ये लोग आते। साथ ही साथ हेल में बहुत सारे रशियंस थे उस वक्त, जो वर सेटिंग इट अप, द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो देयर वर पीपल इन द सिटी वर वाइटली इंटरेस्टेड इन थिएटर। ब्यूरोक्रेसी में भी जो लोग थे, उसमें काफी ऐसे लोग थे जिनका कि एक्सपोजर थिएटर से हुआ था हिंदुस्तान के बाहर। और मैंने जब काम शुरू किया तो उसमें ये हुआ कि एक प्रोफेसर था इंग्लिश लिटरेचर का, फोनेटिक्स का, और उसको ये काला आदमी अंग्रेजी बोलना सिखाया। एक एक्टर था फ्रॉम कैम्ब्रिज, एक एक्टर था फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, और एक एक्टर था फ्रॉम लंदन। टीचर्स थे जो आए हुए थे। कोई यहाँ पे लामा टीनियर में था, बाद में कॉलेज ताल्लुक़ात में था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। तो जब ये मेरा ग्रुप 62 वाला फोल्ड अप हुआ, चूँकि बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि यूनिवर्सिटी वालों ने उसको बंद करवा दिया, क्योंकि ये डर हुआ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से एक पोस्ट इन थिएटर आ जाएगी और मैं जो बहुत जूनियर आदमी हूँ, मैं रीडर बन जाऊँगा। चुनांचे लोगों ने कहा स्टूडेंट से कि अगर तुम लोग ये सब नाटक करते रहोगे तो तुम्हारी डिवीजन खराब हो जाएगी, तुम्हारी ग्रेड्स खराब हो जाएंगे। सो अबैंडन दिस क्रेजी मैन कॉल्ड राज बिसारिया। ऐसे कुछ करने को कुछ नहीं सिवाय बकवास करता है। सो दिस लेड मी टू स्टार्ट माय ओन ग्रुप व्हिच आई फाउंडेड with some money given to me by my late mother, who indulged me. I had no sets, I had nothing. I rehearsed these actors. The most important thing for theater people here would be that I presented Shakespeare with only 4 characters. The entire play of Othello I telescoped into scenes with 4 actors, 4 characters, which means Othello, Desdemona, Emilia, and of course, the inevitable, unavoidable Iago. So the thing was कि मैं ये शो कर रहा था कि आप बड़े plays को telescope करके the essence of the play can still be put across. And these actors came forward and they did very important work with me later on also, because I was able to do theater of the absurd, I was able to do poetic drama, I was able to dramatize poems, Eliot's poem, The Hollow Men, on the stage, So these, then lots of other Indian actors came. क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ललित जी उस वक्त कि रेडियो बहुत पावरफुल मीडियम था और तमाम एक्टर्स रेडियो में काम करते थे, जो रेडियो एक्टर्स थे, और बहुत काम मिलता था।
उनके ग्रेड्स थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। खैर मैं तो वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया, चूँकि मेरी आवाज़ इस लायक नहीं थी कि मैं रेडियो में काम करता, तो मैं कभी रेडियो में काम नहीं कर पाया, सिवाय इसकी कुछ प्रोग्राम्स जो मैंने कुछ बीबीसी में किए लंदन में, पता नहीं उन्होंने बेचारों ने क्यों मुझे ले लिया। ऐसा क्यों होता है कि आकाशवाणी जो है, जिनकी आवाज बहुत अच्छी होती है, उनको अक्सर रिजेक्ट कर देता है? अमिताभ बच्चन को भी शायद फेल कर दिया था। बहुत सारे जो आइकन्स हैं वो पहले आकाशवाणी में फेल हो जाते हैं, और आप भी फेल हुए। मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात ये हुई कि मैं बताऊं कि जिस तरह की टेक्निक इस्तेमाल हो रही थी रेडियो में, और जिस तरह की ग्रामर का प्रयोग हो रहा था, आवाज में डोरे, दही जैसी आवाज निकालो, पेट से निकालो, वगैरह वगैरह, माइक के पास ऐसे घुसो, तो इस सब से मुझे इतना आर्टिफिशियल लग रहा था वो काम। और यही लोग स्टेज पे काम कर रहे थे 62 और 63 में। जो लोग हिंदी थिएटर के लखनऊ के लोग बैठे होंगे, अगर वो देखेंगे उनको पता चलेगा कि बब्बन खां के सेट कैसे लगते थे, समझे। अखबार के भी सेट हुआ करते थे, और वहाँ पे लोग माइक 5-6 माइक टांग के उचक उचक के उन एरियाज में पहुँचते थे जहाँ माइक टंगा हुआ है। माइक कभी गुलदस्ते में होता था, कभी वो सीट के नीचे होता था, कभी कहीं, बिकॉज दे कुड नॉट स्पीक। यानी प्रोजेक्शन का सवाल नहीं था, कोई थिएटर वॉइस नहीं थी, कोई ट्रूथफुल इमोशन नहीं था, चूंकि सारी बात रेडियो पे आपको, आई एम नॉट रनिंग इट डाउन, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं वो नहीं कर सकता था, मैं आर्टिफिशियल तरीके से इमोशंस को इमोट नहीं कर सकता था। मैंने जो सीखा था, अपने आप को सिखाया था, वो स्टीरियोटाइप एक्टिंग नहीं सिखाई थी। हंसिए, हंस दिए। फिल्म में भी होता था ऑडिशन, रो के दिखाइए, हंस के दिखाइए, कुछ कॉमेडी करके दिखाइए, कुछ ट्रेजेडी करके दिखाइए। Now I don't belong to that school of artificial on in the moment, रटी हुई चीजें, parrot like acting. So I was against it. But जी, आपने मतलब इतना ज्यादा एक तरह से ब्रेक थ्रू किया उस जमाने में, जबकि प्रोफेशनल थिएटर नाम की कोई चीज नहीं थी, और आज भी इस स्टेज में आकर के भी आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने इन्वॉल्व हैं, इसकी मैं एक नजीर दिखाना चाहता हूं। और ये कोई 4-5 मिनट का क्लिप है, तो अगर आप थोड़ा सा अपने को स्ट्रेच करना चाहें तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी. So I'll request Vikalp to show how Bisaria ji was directing one of the pivotal scenes of Julius Caesar. So we can see that, and then I'll come back to Bharatiya Academy and everything later. इधर आओ, किधर समझ नहीं आ रहा क्या है, उसको बता देना जो है। स्टैचू बड़ा है ना, more volume.
गिरे। तीन टूट चुके हैं। अभी दो हवाई जहाज में टूटे। You got it? पूरा प्लेट आप लोग पूछिए। हाँ, ब्रेथलेस प्यार क्रम tu brute del fall Caesar ठीक। इतना इस उम्र में तुम भी ब्रूटस, ये कालजयी एक तरह का सीक्वेंस है, कालजयी नाटक है। अगर इस उम्र में आप इतना ग्रुएलिंग तरह से रियाज कराते हैं तो राज साहब, ये जो आप अभी मेरे ख्याल से 2-4 साल पहले का ये किस्सा है, इसमें व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, कैन यू टेल सम एनेक्डोट अबाउट दिस? So the thing is this, that it's very difficult because as a director, I don't like to demonstrate. You see, there are directors who are autocrats because actors are very lazy by and large. They want the director to do everything for them, and then they copy, and then they improve, and then they think that they are creative. No, it is the actor's job to act, and it is the director's job to direct. However, sometimes to make them understand the atmosphere in a group, when one thing leads to another, you have to build the rhythm of the scene as to how much time is to be taken in that movement. You see, I don't believe in the kind of direction which says, अब बहुत देर बैठ लिए, अब उठ के थोड़ा चल लीजिए, अब बाएं से दाएं चले जाइए. Because stage geography कोई भी हो, चाहे प्रोसीनियम की हो, चाहे थ्रस्ट की हो. अब आजकल बहुत सारे डायरेक्टर्स जो प्रोसीनियम के काम करने वाले हैं, थ्रस्ट पे काम करते हैं, वो नहीं जानते कि इसकी ग्रामर ही फर्क है. Some they don't know in what positions to play, in what. So that takes a lot of work. You have to tell them why you are standing where, in what moment of characterization, in what intensity of feeling you are there.
Sometimes you have to run the whole scene. Now, for instance, जो लड़के से मैं काम कर रहा था, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का, जो ब्रूटस का, मैंने उससे कहा था कि जूलियस सीजर पूरे फोर्स के साथ तुम्हारे ऊपर गिरेगा, लेकिन वो मुझे नहीं संभाल पाया। हालांकि मैं इतना दुबला पतला प्यूनी आदमी हूँ, और मैं स्टेज पे गिर गया और मेरा चश्मा करीब करीब टूट गया। बहुत सारे चश्मे टूटे आपके। तो उसने रियलाइज किया, चूंकि इवेंचुअली जूलियस सीजर को नहीं करना है, वो उसको बीच में रोक लेगा, जूलियस सीजर उसको एम्ब्रेस करेगा कि ये मेरा प्यारा दोस्त है, उसकी तरफ मुस्कुरा के थोड़ा पीछे हटेगा, और जब हटेगा तब वो उसको मार देगा। जिंदगी में भी तो ये ऐसा होता है, betrayal succeeds faith, you see. So this is exactly what it was. Then to understand, and then Shakespeare says, then et tu brute, then falls Caesar, meaning it's a metaphoric line. ये नहीं कि मैं गिर रहा हूँ, जब मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं रहा तो फिर then it's the end of Caesar and he collapses. So you see, so it has to build. अब अगर 8-10 लोग खड़े हैं और सब स्टैप कर रहे हैं तो कैसे स्टैप करेंगे? इसकी कोरियोग्राफी, आप टर्न कर रहे हैं, कैसे आप टर्न करेंगे, कौन आपको कहाँ मारेगा? So this takes lot of planning. So sometimes one has to get up and do it, old or not old. एक बात आपने बड़ी अच्छी कही राज साहब की, जो क्लासिकल प्लेज हैं, चाहे वो शेक्सपियर के हों, चाहे वो भारत के नाटककारों के हों, चाहे कालिदास हो, जो हम उन पुराने नाटकों को ऑब्वियसली टाइमलेसनेस की वजह से करते हैं क्योंकि वो कालजयी होते हैं। तो आपको क्या ये लगता है कि जब आप कोई प्ले उठाते हैं तो सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि वो एक क्लासिकल प्ले है, या आपको लगता है आप इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो किसी तरह से कहीं आज के समाज को रिलेट करता है या उसका पैरेलल ड्रॉ कर सकता है? देखिए ललित जी, या तो प्ले म्यूजियम पीस है कि आप जाके देखते हैं, जैसे म्यूजियम में जाके एक आप ऑब्जेक्ट द आर्ट देखते हैं, आपने देखा शिव का चूल्हा डिनेस्टी का, और अगर थिएटर कंटेम्प्रेरी है या वो कितना भी क्लासिकल प्ले है तो उसकी आज रेलेवेंस क्या है, उसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, उसमें कंटेम्प्रेरी लाइफ में क्या पैरेलल्स हैं। क्योंकि अगर वो कोई इटर्नल प्ले है तो वो किसी ऐसी थीम से डील कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये पहला प्ले है जो पॉलिटिकल असैसिनेशन के बारे में है। तो पॉलिटिकल असैसिनेशन, और उस जमाने में रेडियो नहीं था, मीडिया नहीं था, तो किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन बनाई गई। या मैंने जो मॉब फ्यूरी का इसमें एक सीन किया था जिसमें आई हैड शोन रेप, आई हैड शोन ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस, जो मॉब लेट लूज, आदमी तो हो रहा है ना, किसी के नाम पे आदमी तो लिंचिंग हो रही है। सो सी द सेम काइंड ऑफ थिंग टेक्स प्लेस। सो क्लासिकल प्ले में जितनी भी प्लेस करता हूँ वो लोग समझे या ना समझे, वो पिंटर का प्ले मिसाल के तौर पे अगर वो केयर टेकर, इट इज अ कंटेम्पररी प्ले। आज की वो सिचुएशन यहाँ पे है, अब वो सिचुएशन से आप ना समझे, आप एक सिंपल स्टोरी लाइन चाहते हैं, then I am not the man for you. If I do a play of Shakespeare again and again, अब देखिए ओथेलो में प्रॉब्लम ऑफ जेलसी है, सारी दुनिया इश्क में दीवानी है और सारी दुनिया इश्क में फूक रही है, किसकी वजह से? जलन की वजह से, हसद की वजह से। So Shakespeare gives you a play about jealousy, the green-eyed monster. So I'm talking about human emotions which create a havoc if they are not properly understood. The same thing happens in, for instance, Macbeth, ambition, political ambition. आज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसमें वैल्यूज के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन वैल्यूज आपने जो जी बिसारी साहब, मैं ये कह रहा था कि आपने जो शुरुआत की 60s में आपने शुरुआत की, तो मैं भी उस जमाने में लखनऊ में था और मुझे याद है एक बार राय साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपका प्ले का रिहर्सल देखने आया था, तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपसे बात करें क्योंकि आप बिजी थे। तो उस जमाने में जो आपने
ज्यादातर प्लेस जो किए वो बहुत ही दे वर मास्टरपीसेस, बट मोस्ट ऑफ देम वर दैट वाज द फेज व्हेन यू डिड इंग्लिश प्ले राइट्स। और उसके बाद आपने 70s में जाके फिर हिंदी में भी जो क्लासिक नाटक हैं वो उनको आपने लिया। तो क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि क्या वजह थी कि आपने एक ऐसे प्रदेश में ये कल्चर शुरू किया नाटकों का, और सारे आपने अंग्रेजी के प्लेज लिए जो कि कालजयी हैं पर वो भारत के नहीं हैं, और इवेंचुअली आपने भारत के प्लेज लिए और अभी भी आप लेते हैं। तो इस ये जो व्हाट वाज योर स्कीम ऑफ थिंग्स? स्कीम ऑफ थिंग्स वेरी सिंपल। मैंने पहली बार तो इंग्लिश प्लेज नहीं किए, मैंने प्लेज इन इंग्लिश किए हैं। वो फ्रेंच है, रोमानियन है, रशियन है, चेक है, अगर देखे कोई तो वो मैंने प्लेज ऐसे नहीं है जो कि इंटरनेशनल थिएटर रेpertoire के प्लेज हैं। और मैं चाहता था कि हमारे यहाँ के लोगों की उनसे वाकफियत हो, और कुछ लोगों ने उसके बारे में लिखा भी कि उसमें क्या टेक्निक थी और क्या थीम थी। मिसाल के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दौर हुआ यूरोप में, जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आया, अब आज जो प्ले 1953 में हुआ इंग्लैंड में, फ्रांस में पहली और इंग्लैंड में 55 में, वेटिंग फॉर गॉडो, वो आज यहाँ हो रहा है। तो अगर आप देखें तो वेटिंग फॉर गॉडो का इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये आप देखिए कि मिड 60s में, अर्ली 60s में कौन से इंडियन प्ले राइट्स थे would stand in comparison with Shaw, with Sartre, with Ibsen, with Shakespeare? कौन से थे? 60s के, मिड 60s के बाद से एक फ्लरिश होता है, महाराष्ट्र में होता है, बंगाल में होता है, गिरीश भी बाद में आएंगे, मोहन राकेश जी का प्ले कब होगा पता लगा लीजिए। मैंने उनके प्ले के राइट्स 1969 में, और मैंने हिंदी में प्ले करना शुरू किया 1973 में, और वो भी मैंने किया बादल सरकार का प्ले बाकी इतिहास। वो भी प्ले, उसकी भी जो थीम है इज नॉट टिपिकली इंडियन थीम, इट इज कंसर्न्ड विद इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड विद वॉर। प्लस ये भी गलत बात है कि मैंने हिंदी अंग्रेजी से मैं हिंदी में आया। मैंने 1958 में जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया था तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल जो होता था 50s में तालकटोरा गार्डन में, उसमें मैंने प्ले किया जिसका नाम था, जो पिरेंडेलो का प्ले था, यू आर राइट इफ यू थिंक सो। ये भी ठीक वो, और ये प्ले पहला ट्रांसलेट किया हुआ प्ले है रघुवीर सहाय जी का, जो बाद में ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे शेक्सपियर वगैरह। तो क्यों किया वो प्ले? क्योंकि उस प्ले में प्रॉब्लम है इल्यूजन और रियलिटी की। इंडिया में बात की जाती है हर चीज की माया की। सो देयर इज अ क्लैश बिटवीन दैट व्हिच इज रियल and that which is not real. So you see, I was dealing with these problems. Then I was dealing with the problem of alienation, of loneliness of man in a cosmos. The question whether it's a universe that is sympathetic or not. यहाँ पे तो एब्सर्ड के मतलब सब समझते हैं लोग वाहियात, वाहियात नाटक। जब वो फिलॉसफी नहीं समझते सात्र की, तो उनसे क्या बात कर, वेटिंग फॉर गॉडो आप कैसे कर सकते हैं without understanding existentialism? And why existentialism? इंडिया में कवियों ने और राइटर्स ने उसके बारे में लिखा है, हिंदी में लिखा है, उर्दू में लिखा है, बट थिएटर नहीं रिफ्लेक्ट करता है, आधे अधूरे रिफ्लेक्ट करता है डोमेस्टिक क्राइसिस को। और इन्फ्लुएंस आपको कहाँ से मिलता है? मैं खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूँ। यू हैव टेनेसी विलियम्स, यू हैव ग्लास मेनाजरी, बिकॉज 50s वर्ल्ड में is the age of American drama, American theater, Eugene O'Neill, Tennessee Williams, and so on and so forth. तो ये जिन प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा है वो सीधे राजा रानी की कहानी नहीं है। गिरीश साहब तुगलक क्यों करते हैं? He takes a historical character, एक mythic, he's creating a modern myth out of the story of Tughlaq, right or wrong? So you see, ये एक लगा दिया गया है, अंग्रेज दां है, अंग्रेज मियाँ है, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। मैं तो 40 साल से अंग्रेजी नहीं बोलता, आपके सामने शायद कुछ लफ्ज बोल रहा हूँ, लेकिन और मुझे कोई इसमें
आपत्ति भी नहीं होती कि नहीं बोल रहा हूँ, बट यही वो बैकग्राउंड है। और उससे मुझे इंटरनेशनल थिएटर सीन, वर्ल्ड थिएटर सीन देखने को मिला। तो उस जमाने में जब मैं लखनऊ में था, ये बात आपने सही कही, आपका परसेप्शन, जो लोग शायद आपके नाटकों को समझते नहीं थे या देखते भी नहीं थे, वो यही सोचते थे कि आप बहुत अंग्रेजीदा हैं, बड़े एंग्लिसाइज हैं, अंग्रेजी अगर नहीं आती तो आपके प्ले में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के मिथ्स गलत कैसे बन जाते हैं? सवाल ये कि मेरे हिंदी या उर्दू के तलफ़ुज़ से या उच्चारण से आप लोग निर्णय कर लीजिए कि मुझे आती है अपनी भाषा या नहीं आती है। बिल्कुल। कि मुझे हर इंसान को ये नहीं दिखाना है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे टीका लगाने की जरूरत नहीं कि मेरा धर्म क्या है। मैं जो हूँ सो मैं हूँ। आई एम अ मैन ऑफ टू कल्चर्स एंड आई एम नॉट अशेम्ड, बट बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इज माय ओन इंडियन कल्चर, माय परसेप्शन। लोग अंधायुग को नहीं याद करते, अंधायुग के बारे में बात नहीं करते, अंग्रेजी के बारे में बात करते, एक और द्रोणाचार्य के बारे में बात नहीं करते, मेरे आधे अधूरे के बारे में बात नहीं करते, मेरे बाकी इतिहास के बारे में, मेरे सुनो जन्मजय के बारे में बात नहीं करते। कितने लोगों ने आधे रंगाचार्य का नाटक सुनो जन्मजय किया है, उसके बारे में बात नहीं करते। अंग्रेजी में वो भी ये भी कि वो रशियन का नाटक है भाई, वो हंगेरियन नाटक है, वो फ्रेंच नाटक है, वो रोमानियन नाटक है, वो अमेरिकन नाटक है, वो इंग्लिश में है। और हम लोग उसको यहाँ क्या, ताकि आप ये देखें कि मौजूदा हाल में, मौजूदा जमाने में वर्ल्ड थिएटर कहाँ है थीमेटिकली। पहली चीज है थिएटर में थीम कैसे डील की जा रही है, व्हाट इज द आर्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा, द रिटन वर्ड। देन द सेकंड थिंग इज हाउ आर यू इनएक्टिंग इट, आप किस तरह कर रहे हैं। आज ट्रूथफुलनेस की बात है, पहले नाटकीयता की बात थी, पहले मेलोड्रामा था। मोस्ट ऑफ इंडियन थिएटर वाज मेलोड्रामेटिक। हमने बंगाली थिएटर भी देखा है, बड़ा जबरदस्त थिएटर देखा है, बट वो अंडरस्टेटमेंट का थिएटर नहीं था उस जमाने में, वो ओवर्ट था। जैसे इंग्लैंड में मेलोड्रामा था एक जमाने में, गैसलाइट, गैसलाइट इज अ मेलोड्रामा, यू सी। अब आप जूलियस सीजर या ओथेलो को मेलोड्रामा भी कर सकते हैं और ड्रामा भी कर सकते हैं। वैसे सोफोक्लिस को आप, इडिपस रेक्स को मेलोड्रामा भी कर सकते हैं और उसको आप बहुत रेस्ट्रेंट तरीके से उसको एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हैं, क्योंकि वो क्राइसिस आज भी हो सकती है। कॉल नो मैन हैप्पी टिल ही डाई, दैट इज द थीम ऑफ इडिपस। So it is not only a matter of someone killing the father and marrying the mother. तो लेयर्स हैं, थीम तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, स्टोरी लाइन समझना बहुत आसान होता है। वो ये नहीं समझता क्यों, क्या थी फिलॉसफी ऑफ बेकेट। यू सी इट्स ऑल कनेक्टेड। और जब आपके थिएटर प्रेजेंटेशन में कंटिन्यूटी ना हो, वो शौकिया रंगमंच हो, साल में 1 या 2 शो हो जाते हो आपके, आपकी ऑडियंस का 1% भी आपका देखने वाला ना हो, समझे। जहाँ पे किताब तो आप खरीदते हैं, सिनेमा का टिकट तो आप खरीदते हैं, लेकिन थिएटर देखना मुफ्तखोरी हो कि जाके आप बैठ गए। बट थिएटर इज नॉट, रामलीला इज अ ग्रेट आर्ट, बट रामलीला इज अ सोशल, इज अ रिलीजियस इवेंट। थिएटर, you come to theater to study, and Shaw says it is not a booth for idiots. Here you see the noble mind soaring. You see the spirit of man, its highs and lows. सिर्फ रोने का नहीं है, देवदास भी यहाँ रोने का है, लेकिन शरद बाबू ने देवदास के पीछे तो कुछ और बात कहने की कोशिश करी ना। There were greater social issues. बिसारिया साहब, आप टॉ तो आपका ब्रेन चाइल्ड था और अभी भी टॉ जिंदा है, पर ये जो भारतीय नाट्य अकेडमी का जो ख्वाब था, ये ख्वाब आपने कैसे देखा और आपने कैसे गवर्नमेंट को कन्विंस किया, और आपको क्या लगता है कि जिस लिए आपने उसको सेटअप किया था, उसमें भले अतुल तिवारी और आपके अनुपम खेर बहुत सारे लोग उसमें से निकले हैं, आपने ये कैसे इसको संभव किया? हाउ वुड यू हाईलाइट इट? देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी ये थी कि 72 तक लखनऊ में
ट्रेन्ड एक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया था। जो यहाँ के एमेटर एक्टर्स थे वो हिंदी में परफॉर्म, बड़े अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे एक्टर्स, जिन्होंने मैंने उनका काम देखा। मैं दिल्ली से ओम शिवपुरी, लेट ओम शिवपुरी, जिन्होंने तमाम प्लेस जो हम पढ़ते हैं आज, चाहे वो सुनो जन्मजय हो, चाहे आधे अधूरे हो, चाहे तुगलक हो वगैरह वगैरह, चाहे खामोश अदालत जारी हो, ये तमाम प्लेस देशांतर ने पहली बार किए, ओम शिवपुरी ने किए। लेकिन 72 और 73 में लोगों के पास जॉब्स नहीं थे। दिल्ली में कुछ स्कूल्स थे जहां ड्रामा टीचर था 600 रुपए महीने पे। ओम शिवपुरी पहले आदमी थे जिन्होंने कि मुंबई में जिन्हें एक्टिंग का मौका मिला गुलजार के जरिए। उनके संग के लोग थे, मैंने उनको स्पॉन्सर किया, 3 बार स्पॉन्सर किया कि यहाँ के लोग पहली बात तो ये समझें कि एक्टिंग एक सीरियस कला है भाई, इसको सीखना पड़ेगा। जैसे आप शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, नृत्य सीखते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल रियाज करते हैं, तब आप में कलेजा होता है कि आप मंच पे आके खड़े हो। यहाँ विचार था कि एक्टर तो पैदा होता है, तो एक्टर तो पैदा हो गया, रविशंकर जी भी पैदा हुए थे, शायद में सितार हाथ में लेके मेरे ख्याल से रियाज की जरूरत नहीं है। तो इसी एक थॉट था जिसके अगेंस्ट मुझे फाइट करना था। सो आई ब्रॉट प्रोफेशनल एक्टर्स। मैंने गवर्नमेंट को 1973 में, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो पता लगा लें, 1973 में मैंने गवर्नमेंट को एक सेमी प्रोफेशनल थिएटर कंपनी की स्कीम दी, जिसमें मैंने ये कहा कि जो भी रुपया हम जमा करके लाएंगे उसकी मैचिंग ग्रांट आप दीजिए, ताकि हम यूपी में छोटे शहरों में, बड़े शहरों में थिएटर रेगुलरली कर सकें। राम गोपाल बजाज थे, राजेंद्र गुप्ता थे, सुरेखा सीकरी थी, ओम शिवपुरी थे, सुधा शिवपुरी, ये सब लोग मेरे साथ काम कर रहे थे। बाद में मनोहर सिंह भी आए, और ये दीज आर बिग नेम्स इन थिएटर एंड फिल्म्स। और मैंने ये स्कीम दी। उस स्कीम में एक पोर्शन ये था कि उस यही लोग एक छोटा सेल चलाएंगे, क्योंकि ये सब ट्रेंड लोग हैं, किसी को इनसे आपत्ति नहीं होगी। वो ये नहीं कहेगा अंग्रेज मियाँ आ गए सिखाने के लिए, ये तो एनएसडी के ट्रेंड लोग हैं, हिंदी में काम करते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ना। तो यही लोग उस सेल में टीच करेंगे। मुझे 1 साल के बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में था सारा काम, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर या डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर नहीं था। वहाँ के IAS ऑफिसर थे श्री SP भटनागर, उन्होंने मेरी स्कीम पढ़ी थी। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, कहा कि आप हमें एक फुल फ्लेश्ड स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रपोजल दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल ये चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास भातखंडे है, लखनऊ में संगीत का महाविद्यालय है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का कॉलेज है, आपके यहाँ आर्किटेक्चर का है, और इस स्टेट में तो आज भी बड़ा नौटंकीबाज है। अब नाटक मत करो यार, बहुत यानी नाटक ड्रामा को इतना है, इतना जलील कर दिया गया है कि आप पार्लियामेंट में यहाँ वहाँ, द वर्ड इज ऑफ रिडिक्यूल। मैंने खुद अपनी फैमिली में सफर किया है कि मुझे कहा तो भाड़ फोक थिएटर के संग मैंने लोगों के संग मैंने काम किया है, गुलाब भाई साहब के संग, गिरिराज जी के संग मैंने काम किया है, मैंने उनके शोज जाके देखे, मैंने देखा किस व्यथा में काम किया है। तो किताबी बात एक है, यूपी में थिएटर प्रोफेशन नहीं था, टीचर्स नहीं थे, भातखंडे में म्यूजिक सिखाया जा रहा था, तबलची था, शहनाई बजाने वाला था, संगीत सिखाने वाला था, ड्रामा में कहाँ था, कौन था। चुनाव से मैंने उनको एक फुल फ्लेज स्कीम दी, जिसमें डिपार्टमेंट्स होंगे जो मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर हैं जिनको कवर करेंगे, समझे आप। और मैंने उनको प्रपोजल दिया, उन्हें भेजा, मुझसे मांगा था, मैंने उनको दिया। उसी वक्त उसके तहत उन्होंने संगीत नाटक आदमी के ऑस्पिसीज में 30,000 रुपए की सिर्फ ग्रांट देके एक ड्रामा सेंटर खोला। नागर जी ने कहा, जो कमेटी में थे, कि इसका नाम भारतेंदु नाट्य केंद्र रखा जाए, जो बड़ा उपयुक्त था। उस कमेटी में जॉय माइकल थी,
NC जैन थे और सरकार के फाइनेंस के और इंफॉर्मेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के, उस जमाने में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं होते थे, ये सब लोग थे। और इन सब लोगों ने यूनानिमसली ये इलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, नॉमिनेट किया, सजेस्ट किया कि एक इंसान है, उसको बुला के, ये उसकी स्कीम में उसने बना के दी, उसको बुला के कहा जाए कि वो ऑनररी कैपेसिटी में काम करे, बिकॉज दे हैड नो मनी। सप्लीमेंट्री ग्रांट में सिर्फ 30,000 रुपए मिले, फिर 60 हुए, फिर 90 हुए, और उसके बाद भी साल भर तक नहीं चला। एक कथक केंद्र था, आज भी कथक केंद्र है, अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ संगीत नाटक अकादमी, नाटक केंद्र था। और मुझे बड़ी आपत्ति हो रही थी कि पूरा अमीनाबाद भरा हुआ था केंद्र से, एक शॉपिंग सेंटर है, साड़ी केंद्र, समझे, कोटा की साड़ी केंद्र और ये केंद्र। मैं केंद्रों के इस नाम से तंग आ गया था, बिकॉज आई somehow didn't feel प्रेस्टीज मिल रही है, समझे, जो एक नाट्य संस्थान को, एक एजुकेशन इम्पार्ट करने वाली इंस्टीट्यूशन को मिलनी चाहिए। और मैं चाहता था कि ऑटोनोमस बॉडी हो। तो आप समझे ना, दिस लेड टू, तो मेरे पार्ट टाइम कोर्स है, 5 घंटे के कोर्स है, पार्ट टाइम कोर्स है, लेकिन वो क्या था कोर्स? सर्टिफिकेट कोर्स, इंटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन ड्रामेटिक आर्ट्स in all aspects. There was no faculty because there was no grant, there was no place. फिर 1 year कोर्स बनाया, फिर डिप्लोमा कोर्स बनाया, फिर गवर्नमेंट में स्कीम पढ़ी है जहां मेरा 4 साल के कोर्स का है कि 3 साल का ये होना चाहिए, 3rd ईयर में टेलीविजन और फिल्म्स होना चाहिए, और 4th ईयर should be original work student in the philosophy, not only just aspects of theatre. आप And then the repertory company. जिस तरह से ये चली है अभी भी अकेडमी, तो आर यू हैप्पी विद द वे इट हैज गॉन? नहीं, मुझको तो वहां से निकाल दिया गया, मुझको फॉर पॉलिटिकल रीजंस। मुझे इंडिया भर के जो पहला डायरेक्टर की पोस्ट था, उसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी थी, उसमें इंडिया के लीडिंग फिल्म और थिएटर के जायंट्स थे, सबने एक मत होकर मेरा नाम रेकमेंड किया। उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट की थी, चीफ सेक्रेटरी के साथ, जिसने मुझसे मुलाकात करी, कहा हम आपका इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, दिस इज योर बेबी, यू हैव टू रन इट, हम आपको यूनिवर्सिटी से ले आएंगे ऑन लियन, और जो भी आप चाहेंगे वो करेंगे। एंड देन द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट मी, एंड सून आफ्टर दैट द गवर्नमेंट फेल। Politically, I was not wanted. तो इस पे क्या कोई रीजन नहीं दिया उन्होंने कि किस खुशी में आपको हटाया? रीजन क्या? उन्होंने रीजन ये दिया कि एक आदमी जो इंटरव्यू में भी नहीं आया, उसको अपॉइंट कर दिया, और बाद में 6 महीने तक उसने ज्वाइन नहीं किया। ये फैक्ट्स हैं। Then I went to High Court, and the High Court, the Honorable High Court opined that in 6 months the government has to produce their files. And the government fell because of the Babri Masjid, and so did I fall. And that was that. उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया वहाँ पे on my terms and conditions, and then I was sacked. I was thrown out. That was in 1994, because the person who was representing the government was wearing 4 hats. She was secretary to the government, she was director, culture, she was chairperson of BNA, and she was director of BNA. And it was said, I'm absconding. So then again the government wanted me, the president's rule hua. They again wanted me, just please come back. I said, no, enough is enough. I don't trust. Because I cannot work under a deputy secretary or a section officer. I'm an artist. बिसारे साहब, मैं आपसे केवल 2 सवाल और पूछूंगा, क्योंकि थोड़ा वक्त लोगों को देना होगा। वो लोग सवाल पूछेंगे और फिर अतुल तिवारी जी भी अपना स्टेटमेंट करेंगे। एक तो सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपकी जो फिल्म की जर्नी है वो भी एक जर्नी रही है। ऑब्वियसली यू डिडंट गो डीप इनटू इट, और खासतौर से मुझे मालूम है कि जो जुनून फिल्म थी बैनगल साहब की, उसमें जेनिफर कपूर के आप वॉइस कोच थे।
तो हमारे पास उसका क्लिप है, बट आई वोंट प्ले द क्लिप बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. कैन यू टेल अस आपका ये जो रोल है वॉइस कोच का, आपका कैसा एक्सपीरियंस था जेनिफर के साथ इसको करने का? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जेनिफर का तमाम काम थिएटर पे देखा है, बिकॉज 50s में, मिड 50s में उनके पिताजी जेफरी कैंडल अपने ग्रुप को लेके लखनऊ आते थे हर साल, शेक्सपियर आना. मैं यूनिवर्सिटी में एमए कर चुका था, पढ़ाना शुरू किया था, तो मेरा उनसे आए हर साल मुलाकात होती थी, झगड़े होते थे. वो कहते भी थे, यंग डॉन इज गोइंग टू कम एंड टीच अस हाउ टू एक्ट, हाउ टू डू शेक्सपियर एंड शॉ, because I had very serious, reservations about certain things. But Jennifer was a young girl. She was senior to me, and I saw her act in many plays. लेकिन मेन लीड तो उनकी अम्मा जी करती थी. A little, an old-fashioned Shakespearean actor, and so was Jeffrey. Jeffrey is a great idol of many actors in India, including Nasir and so on and so forth. वो हर साल आते थे, जैसे कि पृथ्वीराज कपूर साहब आते थे. जेनिफर को मैंने स्टेज पे सारे प्लेस में देखा था, यहाँ पे कानपुर में. जुनून में ऐसा हुआ कि आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आई वाज इनवाइटेड टू वर्क एज अ डायलॉग, हॉलीवुड में कहते हैं डायलॉग कोच, यहाँ पे हम लोग अपने आप को बड़ा बना के कहते हैं डायलॉग डायरेक्टर. मैं मामूली टीचर समझिए, और ये भी अंग्रेज ना अंग्रेज को सिखा रहा है हिंदुस्तानी. ये भी क्या आयरनी है मेरे जो प्रिय मित्र हैं उन लोगों के लिए. बट एनीवे, इट वाज अ सुपर्ब एक्सपीरियंस, और वो इसलिए सक्सेसफुल था चूंकि मुझे थोड़ी अंग्रेजी बोलना आती थी, मुझे कुछ स्ट्रेस के बारे में मालूम था, कुछ अल्फाज आते थे, और थोड़ी हिंदी आती थी. तो उनका ही नहीं, मैं तो पूरी टीम के लिए डायलॉग डायरेक्टर था. और श्याम बेनेगल साहब लोगों से कहते थे, चाहे वो दीप्ति नवल हो चाहे कोई हो, that Raj is here, please go to him. और वो भ्रम ये था कि वो लोग ये समझते थे कि मैं हिंदी भी जानता हूँ और अंग्रेजी भी जानता हूँ, और एक्टिंग भी मैंने अंग्रेजी में भी की और हिंदी में भी की थी काफ़ी. मैंने बताया 1958 से, जो लोग नहीं मालूम होगा शायद. तो थोड़ा स्पीच and what is the art of the cinema. So I worked throughout the film, and it was a fantastic experience because she was very responsive, and she was not an ungrateful student. You see, students are generally ungrateful, and actors are generally ungrateful about the work of the director. They appropriate all the work of the director to themselves, by and large. You see, no, this happens all the time. ये तो मैंने किया, ये तो मेरा creation है. All over the world this happens. और टीचिंग में तो है ही. इंडिया में ये है कि भाई वो जाते हैं, पाँव छू लेते हैं आपके, दैट्स अबाउट ऑल, फिनिश. अब तो वर्ड मेंटर भी जो है वो आ गया है आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. मेंटरिंग, which was a great word once upon a time in the West. Mentor was something higher than the guru. But anyway, that apart, she was a very thankful student. और यहाँ तक कि वो कोई भी वर्ड बोलती थी तो वो पहले कहती थी कि प्लीज कॉल राज. So I had a very good rapport with her and with Shashi, primarily because I had been a student of Prithviraj Kapoor. Even Satyadev Dubey had not seen all the plays of Prithviraj Kapoor, nor had Shashi. But I had seen all the plays of Prithviraj Kapoor over and over again. Because Prithviraj Kapoor, as he was called Papa Ji, used to come every year to Lucknow. 3 ट्रक्स में उनका सामान आता था. वो प्रोसीनियम थिएटर करते थे, बड़ा सोशल पर्पसिव थिएटर था उनका. अगर आप देखें, पठान देखें, उनकी दीवार देखें, उनकी आहुति देखें, फैंटास्टिक प्लेस. सो देयर वाज अ कॉमन ग्राउंड. यहाँ तक कि मुझसे जेनिफर डिस्कस करती थी कि मैं थिएटर बनाने जा रही हूँ राज, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द थर्ड स्टेज? सो आई वुड से, व्हाटएवर I would call her, I would say, I was born sick of the proscenium. I was born sick of the curtain. And so with my first play in 1966, there was no curtain. The set was open. If I rarely use the curtain, it is to create that false illusion
एंड देन शी क्रिएटेड दिस, वो पहले से कर रही थी अपना, उन्होंने दिखाया मुझे प्लान जो पृथ्वी थिएटर बना. सो इट वाज अ वेरी मीनिंगफुल. नसीर भी उसमें थे. I could see Nasir working throughout the day, preparing his role. Kulbhushan was my friend in it. Dubey was my friend. So it was all a very 3-month stay. I did not join them in Jaipur. I stayed back. And this has happened off and on. क्या बात है. बिसारी साहब, एक सवाल और है, थोड़ा मिस्चीवियस टाइप का है. आप ये बताइए कि ऐसा है कि देखिए, चाहे अतुल तिवारी हो, चाहे अनुपम खेर हो, चाहे श्याम बेनेगल हो, सारे लोग अपने जहां ये लोग काम करते थे वहां से ये लोग बम्बई गए या दिल्ली गए, बिकॉज दे थॉट कि उनमें जो टैलेंट है वो शायद वहां पे ज्यादा खिलेगा. और आप तो एक डॉयन है, एक, मैं तो आपको लेजेंड कहता हूँ. सत्यजीत राय एक अपवाद है जिन्होंने साफ कहा कि वो कलकत्ता छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि वो बंगाली फिल्मकार हैं और वो इस एम्बियंस में रहना चाहते हैं. आप क्यों नहीं गए बॉम्बे? अगर आप बॉम्बे गए होते तो आप कहीं और होते. आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. भाई सवाल ये, वो बम्बई वाले मुझे चाहते ही नहीं थे. मैंने तो बड़ी कोशिश करी 56 से. राज कपूर साहब ने मेरी हेल्प करी. उन्होंने मेरा नाम गवर्नमेंट को रेकमेंड किया मुझे स्कॉलरशिप दिलाने के लिए, समझा. लेकिन वो ये था कि मैं वहां गया तो उन्होंने, भाई आप बहुत काले हैं, बहुत दुबले हैं, आप बहुत बदसूरत हैं, आप एक्टर तो बन ही नहीं सकते. और ये बात मैंने अखबार में कही नहीं, ये कोई पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ. और मैं हूँ बदसूरत भाई, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ और मैं बदसूरत हूँ. मेरी चपटी नाक है, चपटी नाक है. और मेरा रंग गोरा नहीं है आपकी तरह, मेरी रोजी चीक्स नहीं है, और मरघिल्ला मच्छरनुमा आदमी हूँ. तो फिल्म इंडस्ट्री को मेरी कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने मुझे एक्टर नहीं बनने दिया. अब सवाल, और आप देखिए, आप किसी का भी नाम लीजिए आप 50s के, तो कौन ऐसा डायरेक्टर होगा जिसके पास राज बिसारिया नहीं गए कि साहब मुझे 5th असिस्टेंट बना लीजिए. लेकिन किसी ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया कि नहीं साहब नहीं, आप तो प्रोफेसर हैं. आप, मैं उस वक्त कार्ड में लिखा होता था असिस्टेंट प्रोफेसर, चूंकि 3 ग्रेड सिस्टम था. बीच में ऐसा हुआ था, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. आप तो बिमल रॉय साहब से, मैं रे साहब से मिला. रे साहब ने कहा आपको तो बंगाली नहीं आती है. लेकिन उसी वक्त उन्होंने एक बॉम्बे से लड़का लिया जो पहली लड़का था, जो उनका असिस्टेंट बना. नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं. तो यू सी, ये ऐसा होता है. सब्सिक्वेंटली आई हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद मृणाल सेन. He would be my house guest. Father Ahmed Abbas was like an uncle to me, and he saw to it that I will not get into films. And Chetan Anand, and they did. उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो है आपका यहाँ पे ये हाल हो जाएगा. आप जाइए, आप कोहिनूर फिल्म 7 दफा देखिए, बताइए आप ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. मैंने कहा तौबा. उन्होंने कहा गेट आउट. फिर उन्होंने कहा भाई आप किसकी तरह लगते हैं? ना तो राज कपूर की तरह लगते हैं, ना देवानंद की तरह लगते हैं, ना दिलीप कुमार की तरह लगते हैं. तो भाई कोई आप, क्योंकि देखा हमारे यहाँ तो वो है ना कि असली घी को, जब डालडा आया था, हम बच्चे थे, तो डालडा ने असली घी को रिप्लेस कर दिया था. द बैड कॉइन पुट्स द गुड कॉइन आउट ऑफ करेंसी. फिल्मों में रहा हूँ अपने दोस्तों की, जिसमें फिल्म में था शुरू में, इंसेप्शन में. जब फिल्म बनी तो मैं कहीं नहीं था. अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस में आपको बताऊँ. एक बहुत बड़े साहब ने मुझे अप्रोच किया, मैंने उनकी फिल्म में काम किया. उन्होंने मुझे पैसे भी ठीक ठाक दिए. उसमें बड़े बड़े स्टार्स थे. 6 दिन मैंने काम किया, लंबे लंबे शॉट थे. और फिल्म जब बनी तो उसके बाद मैं था ही नहीं उसमें. आई वॉज रिप्लेस्ड. उन्होंने मुझको टेलीफोन किया, साहब सब लोगों ने ये कहा कि आप बहुत बुढ़े लगते हैं जज के रोल के लिए. तो भाई साहब, डायरेक्टर का पहला काम तो ये होता है कि वो कास्टिंग ठीक करे. If a director cannot cast, I don't want to use expressive words. He's not a director. He may be anything else. Would you like to tell? मुझे बुलाया, मैंने कहा कि आप, आवाज तो आपने मेरी सुन ली है, अभी मेरा जो थोबड़ा है इस पे प्रोस्थेटिक्स लगा के इसे कैसे उठाएंगे आप ऊपर? क्योंकि जस्ट तो 60-62 साल का होता है, मैं तो 70 साल के ऊपर का हूँ. था, पैसे भी मिले. और 7 महीने के बाद आई वाज आउट ऑफ द फिल्म. अतुल जी बताएंगे आपको, उस फिल्म में थे अतुल जी. कौन सी फिल्म थी वो? किसकी फिल्म थी सर? छोड़िए भाई, वो अतुल साहब बताएंगे आपको. अच्छा, अब मैं बस आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि सुन लीजिए, आखिरी तो सुन लीजिए. फिर मुझे बीबीसी वालों ने अप्रोच किया.
जी जी जी। बड़ा जबरदस्त एक्टर है, इसको तो हमको लेना है। फिर बाद में कहा सॉरी इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये रोल तो हमने पहले किसी और को कमिट कर दिया है। मैंने कहा वेरी गुड, हम चले गए घर। मैं तो कभी ऑडिशन देता नहीं हूँ, उसको आप मेरी एरोगेंस समझे या कुछ भी समझे, मैं जो हूँ मैं हूँ, आपको देना दीजिए, ना देना मत दीजिए। उसके बाद फिर अप्रोच किया मैंने पैसा थोड़ा बढ़ा के कहा, वो भी उन्होंने दे दिया, मैं फिर जज बन गया। जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने ऑडियंस की बैग देखी, मैंने देखा ही नहीं कब जज आया, कब बैठा, कब चला गया। एक लाइन भी किसी और ने डब कर दी। ये तो आप देख सकते हैं भाई। तो आप कह रहे, तो मैं तो भैया घर से फिल्म डायरेक्टर ही बनना चाहता था, लेकिन मुझको तो किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मुझे इस लायक ही नहीं समझा। तो मैं अपने घर पे बैठ के चेस बोर्ड बना के स्टेज का 8 साल 10 साल तक प्रैक्टिस करता रहा कि थिएटर क्या हो। मैं किसी स्कूल में नहीं गया। देखिए जब मैं इंग्लैंड गया हूँ 1969 में, ब्रिटिश काउंसिल लंदन के इनविटेशन पे गया हूँ, और मैंने सारी एकेडमीज में ट्रेन किया है। उससे पहले मैं थिएटर ग्रुप कर चुका था और थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप स्टैब्लिश कर चुका था, एंड आई वाज अ नोन डायरेक्टर। किसके लिए? हबीब हो या अलकाजी साहब हो या जॉय माइकल हो। अब आज की जो पैदावार है वो तो मुझे नहीं जानेगी, because they were not there, so it's unfair. So I was already a name. If I was in Illustrated Weekly or national papers, I was already a name before I went to England for training. Sorry साहब, फिर on retrospect, this is definitely my last question, कि आप क्या महसूस करते हैं इतना हासिल करने के बाद, एकेडमी स्थापित करने के बाद, पद्मश्री लेने के बाद, बाहर और भीतर इतनी ख्याति के बाद, how do you look back on your life? I don't look back because there is nothing to look back. I mean, I do not find these milestones of greatness nonsense. My journey is incomplete because I could not establish the school I wanted to establish. I could not train the people I wanted to be trained for the country and for my land, the place that. देखिए लोग रुdyard किपलिंग को बहुत बुरा कहते हैं ना, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, इंपीरियलिस्ट कहते हैं। उसकी वही जो पोएम है उसको पढ़िए। वी ऑल हैव अ लिटिल बिट ऑफ लैंड। मेरी छोटी सी जगह है जहाँ पे मैं रहा हूँ, मैंने इसमें जो काम कर सकता था, जो भी मैं whatever I was capable of as a director, as a teacher, I shared with everybody. So you see, I'm not leaving behind anything which will give me any joy. और ये जो awards हैं, ये तो parchments on the wall हैं. They are not a solace to my heart. They are not a solace to the loneliness of a person who has not been able to create either education or establish standards that will be followed. Today we are only self-seekers. I think I have been that also. We are all self-seekers, but I don't think I have only been a self-seeker. There have been other things that I wanted to do. And so when others came, I worked with them, those who wanted to work. But work cannot be a compromise of artistic values or of ideals of life. And I stick to my guns. Great, Bisaria Saab. It's lovely, great to talk to you. I would thank you, but I would first allow at least 3 questions before I hand it over to Atul ji. तो जिनको भी सवाल पूछना है वो सवाल पूछें. When I had been seeing photographs of the theatre plays that you had directed and some of the clips, the video clips, I noticed that I was quite struck by the set design. I really liked the set design, and if I understand correctly, I think you had designed the sets. So I wanted to ask, where did you learn how did you learn how to design such beautiful sets? Uttara, I am very deeply touched by, because everybody takes it for granted, even my students. You see, it's fashionable to say these days devised and directed by, designed and directed by. It's fashionable. Of course, I don't know how much of design they do, how much of borrowing from Dali and from Picasso they are doing with their colors and their scarves. I don't know all that. But I design my sets for the simple reason that I have to create an atmosphere, a physical situation, and an ambiance
where my characters will come to life, will try to come to life, my actors. So you will see I have not learned, and you'll be surprised, Uttara, because I mean, I can tell you, my dear girl, I cannot draw a straight line. Everything about me is so crooked, you know, I can't draw a straight line. But I serve my purpose, and people who work with me, I tell them sometimes I use blocks and books and pencils and paperweights and all that in the earlier stages of my life to put on the stage and show them what I want. And then because I'm a student of history and I want to give my plays a certain historical perspective, I try to connect with the time that my play is placed in. So either it is that time, which is realistic, or it is completely formalistic, which means I'm using steps and levels and things like that, but still differentiation and distinction in space is created. Now, the second aspect is that if it is visually not unpleasant, then I'm balancing blocks with columns, maybe. I'm using the circle, basic things from geometry. And then I try to make them work together. And then I see if they appeal to me, secondary. Primarily, do they serve the purpose of the action of the scene? And then but I do not use anything on the stage to only decorate the set, which was the 19th century way of doing plays in the world, you see. So my design is not decorative. It is not decorative. It is symbolic. Largely, it is in my mind. I think in terms of a poetic rhythm, and I see if that flows through the movement on the set, then fine. So I'm afraid it's abstract, what I'm telling you. But if you take any picture anytime when I come and meet you, I'll be only too happy to explain to you, because you'll find very strange ingredients. Sometimes I have used flats, ordinary flats, but I have not covered them with canvas. And I have shown the skeleton of the flat, but I have added dramatic elements to it. 2, in India, they rarely use stage cloth. There's no concept of stage cloth. Like there's no concept of the ceiling in a closed set. But on my set, either the stage cloth is being used or something else for stage cloth, or I demarcate my sets, my formalistic sets, which I do for the first time. And now that appears very absurd to many people, but it demarcates areas very clearly. So there's a pattern. I've worked on base stage. I've also created proscenium stage productions, sets, double-deckers, you know. I've had looking real lift and staircase and windows and all that, which you can see I've done. And then I've used largely what we call formalistic things, which means blocks and steps and things like that. Right. Thank you very much, Raj Sahab. If there is no question, then we can go for Adhyakshiya Sambodhan. I'm very happy that today we have got many people from theatre, Dominique Rai from Manmela Theatre. Lalit. Yeah. When do I get my check? I never pay anyone. I take payments though. And I'm just joking, and I want to shock everybody, and I say, how about a drink? Yes. Since that is spoken, I'll drink with a glass of water, all right? Before I'm locked up in the jail. मैंने आपके लिए एक स्वीट बनवाया है. आप लंदन आएंगे तो आप जितने दिन चाहे उसमें रह सकते हैं. मैं ये कह रहा था कि ललित जी, हाँ ललित जी आप बताइए. ललित पोखरिया, if you have some time, I want to say something. Please say, be very brief and please say that. Okay. Exactly, I don't want to ask any question because I am asking questions since last 36 years.
to Raj Sahab. But I want to share a thing which Raj Sahab didn't share. Okay, about him. He has a capability of directing an actor, special capability. I realized that he knows to discover an ocean from inside a drop. He knows to discover an era from within a second. He knows to discover a whole universe from within a small particle. This he didn't share with all. I'm telling you, but because I realized that, I'm realizing still till present. Okay. ललित जी देखिए, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने उन्हीं से। अरे यार ये मिसगाइडेड है, ये भ्रम में है। मेरे दुश्मनों से पूछो यार, बट राज बिसारिया ये तो बच्चा बेचारा भ्रम में है। ये तो भ्रम में है। ठीक है, तो मैं इसके पहले कि अतुल जी को दूं, मैं ममता गुप्ता, शमसुद्दीन आगा, मीरा कौशिक, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, मृदुला भारद्वाज, ये सारे लोग थिएटर के बैकग्राउंड के हैं और थिएटर करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि राज साहब को सुनने के लिए सब लोग आए, और मैं अब अतुल जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय संबोधन करें। धन्यवाद। आदरणीय ललित मोहन जोशी जी, कुसुम जी और उत्तरा, यानी वो परिवार जिसको मैं ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की तरह इंडियन फिल्म इंस्टीट्यूट इन ब्रिटेन कहता हूँ, उसके तीनों सदस्य, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये बिसारिया साहब को एक नई तरह से सुनने का हम सबको मौका मिला। विजय राय जी और हम सब के सीनियर यहाँ पे मौजूद शमसुद्दीन आगा साहब, अगर यावर अब्बास साहब आ जाते तो और मजा आ जाता, वही सबसे ज्यादा सीनियर हो जाते जी, बिल्कुल। और ममता गुप्ता जी मेरी सीनियर, और मेरे लखनऊ के सारे दोस्त, और लंदन में मेरी बड़ी बिंदी वाली दोस्त मीरा कौशिक जी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब ललित जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अतुल जी, बिसारिया साहब से बातचीत है और आप उसके अध्यक्ष बन जाइए। तो मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ में आई कि जहां बिसारिया साहब बोल रहे हों उस कार्यक्रम की अध्यक्षता उनका बेटा कैसे कर सकता है। वो भले ख़राब बेटा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बेटा तो है, तो मैं डीएनए टेस्ट करवा दे सकता हूँ, लेकिन उनका बेटा कैसे कर सकता है अध्यक्षता। और फिर मुझे याद आया, अकेला उदाहरण जो मुझे याद आया वो 1929 में मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था, जिनकी उस जमाने में जवाहरलाल जी से अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी नेहरू रिपोर्ट को लेकर के, कि फुल इंडिपेंडेंस इंडिया को माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। मोतीलाल नेहरू का कहना था कि नहीं नहीं, अभी फुल इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग तैयार नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि भाई मेरे बेटे को अगला अध्यक्ष बनाओ मेरे बाद, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये बात अलग है कि उस वजह से उसी साल जिनको बनना था पहले से तय था वो वल्लभ भाई पटेल नहीं बन सके, लेकिन फिर भी तो वैसे ही मुझे लगा कि कुछ बिगड़ा बेटा भी कभी कभी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो वैसे ही बिगड़े बेटे को ललित मोहन जोशी जी ने अध्यक्ष बना दिया। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। यहाँ मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं, मगर खैर दोस्तों, इट इज़ नॉट फॉर नथिंग दैट पीपल कॉल प्रोफेसर राज बिसारिया साहब द फादर ऑफ द मॉडर्न थिएटर इन नॉर्थ इंडिया। अगर बंगाल से एक सत्तू सेन को 1925 में, वे बैक इन 1925, अमेरिका जाने और यूरोप जाने और बहुत से उन लोगों से सीखने का, उनका काम देखने का मौका मिला था, चाहे वो क्रेक हो, चाहे वो खुद स्टेनिस्लवास्की हो, जिनसे वो मिले थे जाकर के स्विट्जरलैंड में, और चाहे स्टेनिस्लवास्की के डायरेक्ट शिष्यों से उनको अमेरिका में सीखने का मौका मिला हो, या महाराष्ट्र से कभी अलकाजी साहब थे जिनको भी इंग्लैंड जाके सीखने का मौका मिला। वैसे ही उत्तर प्रदेश से हम सबको फख्र है, गर्व है इस बात का कि पहला व्यक्ति जो रंगमंच पे काम करने, रंगमंच देखने, और जैसा कि बिसारिया साहब ने खुद बताया कि ब्रिटिश काउंसिल की फेलोशिप से, स्कॉलरशिप से वहां जाकर के ब्रिटिश ड्रामा लीग के साथ काम करने और दूसरे थिएटर्स का काम देखने के लिए जिनको जाने का मौका मिला, और उसके पहले से ही उनकी दृष्टि, क्योंकि लंदन जाके भी आप वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। बहुत से लोग लंदन जाके थिएटर देखते हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं वो पीप शोज देखने चले जाते हैं।
तो लंदन देख के जाके भी आप देखने क्या जाते हैं, आप सोहो जाते हैं, वेस्ट एंड जाते हैं, इस पे आप पे डिपेंड करता है। तो वहां जाके विसारिया साहब ने जो सीखा वो उनके मन से, उनकी दृष्टि की बात थी। और मैं तो कहूंगा कि जिस चीज को विसारिया साहब ने शिकायत के तौर पे कहा था, मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि विसारिया साहब को बॉम्बे वालों ने नहीं लिया, नहीं बुलाया, क्योंकि अगर ये बम्बई चले गए होते और बम्बई में जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो फिल्मों में जाना चाहता था, चले जाते, तो आज यहाँ पे जो ग्रिड में मौजूद बहुत से लोग हैं वो नहीं होते। आज यहाँ पे सुरमोहन कुलश्रेष्ठ जी नहीं होते, आज यहाँ पे ललित पोखरिया नहीं होते, आज यहाँ पे मृदुला भारद्वाज जी नहीं होती, आज यहाँ पे अतुल तिवारी नहीं होते। और ये तो वो हैं सुरमन जी जैसे और ललित जैसे लोग जो पांडव हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य से सीखा, और मेरे जैसे लोग कौरव हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य से सीधे सीखा। बहुत से ऐसे एकलव्य भी हैं जिन्होंने इनडायरेक्टली विसारिया साहब से सीखा, वो भी आज यहाँ पे ना होते, खास करके नॉर्थ इंडिया से और उत्तर प्रदेश से। So as I said in the beginning, it's not for nothing that he is called the father of the modern theatre in North India. जहां तक विसारिया साहब के इस परसेप्शन का सवाल है कि उनको लोग अंग्रेज समझते थे या सिर्फ अंग्रेजी में नाटक करने वाला व्यक्ति समझते थे, भले वो दुनिया भर के नाटक उन्होंने किए हो, तो मुझे अपने बचपन की एक बात याद है, क्योंकि मैं लगभग बचपन से 15 साढ़े 15 साल की उम्र से विसारिया साहब से जुड़ गया था। उसके पहले एक बार मैंने पायनियर में एक कार्टून देखा था जो लखनऊ से अखबार निकलता था, किपलिंग साहब के पिताजी जिसके एडिटर हुआ करते थे। उसमें एक कार्टून छपा था विसारिया साहब का, जिसमें वो नेपोलियन की ड्रेस में एक तलवार लिए हुए खड़े हुए थे और नेपोलियन की नेपोलियन हैट वैट पहने हुए। और तो बिल्कुल परसेप्शन यही था कि ये आदमी तो कहीं यूरोप से गिरा है आके लखनऊ में। एक जो थे वो लामार्टिनियर मिस्टर मार्टिन गिरे थे, और उसके बाद विसारिया साहब आकर के नेपोलियन के फ्रांस से गिरे हैं लखनऊ में, और इनका कोई ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम सबका सौभाग्य था कि विसारिया साहब का न सिर्फ थिएटर, वो चाहे शेक्सपियर हो, वो चाहे पिंटर हो, वो चाहे शॉ हो, वो चाहे एंटनी शैफर हो, वो सारी चीजें पहली बार लखनऊ को देखने को मिली तो विसारिया साहब के जरिए। मॉडर्न नाटक, चाहे वो जिसका विसारिया चार के नाटक हो, चाहे वो गिनी पिग जैसा नाटक हो, चाहे वो अंधा युग हो, चाहे वो बाकी इतिहास हो बादल सरकार का, चाहे आधे अधूरे हो, ये सारे नाटक लखनऊ में अगर देखने को हमको मिले तो वो विसारिया साहब की बदौलत हम लोगों को देखने को मिले। और हम सबको गर्व है कि एक ऐसा थिएटर एजुकेशनिस्ट, such a man who had such a grip on the pedagogy of theatre, he belonged to our city Lucknow, और उन्हीं की वजह से लखनऊ में थिएटर एजुकेशन शुरू हो सकी। पहले एक इनफॉर्मल तरह से, और सन 75 से जैसा उन्होंने जिक्र किया भारतीय हिंदू नाट्य केंद्र के साथ में, और उसके पहले एक वर्कशॉप, जो पहली बार वर्कशॉप हुई 3 महीने की वर्कशॉप, जहां बहुत से लोगों ने जो उम्र में चाहे 70 साल के हों या मेरे जैसा होगा जो 15 साल का था, किसी तरह से घुस गया, पता नहीं कैसे झूठ बोल के इनसे, उसको भी सीखने का मौका मिला। तो देयर वाज अ रेंज ऑफ पीपल हु लर्न फ्रॉम हिम, एंड एज एन थिएटर एजुकेशनल देयर हैज बीन नो पीयर ऑफ हिम। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना, और उस अकादमी से भले हमें पता है हिंदुस्तान की अनफॉर्चुनेट स्थिति, और हमने भी ब्रिटिश सीरीज भी हमने देखी हैं, यस मिनिस्टर और यस प्राइम मिनिस्टर भी हमने देखी है, तो हमारे यहाँ भी असल में बाबू लोग ही सरकारें चलाते हैं। थोड़ा बहुत मंत्री लोग उसमें चौका लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी मिनिस्टर और यस प्राइम मिनिस्टर का देश हम भी है। आखिरकार हम भी अपने आप ब्रिटेन से ही कनेक्टेड फील करते हैं, हमारी नाल जुड़ी हुई है। इन बाबुओं के चलते, वो बाबू कभी कभी IAS कहलाता है, बाबू कभी कभी PCS कहलाता है, वो बाबू भी कभी छोटा बाबू बड़ा बाबू भी कहलाता है। तो इन बाबुओं के चलते भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में जो गिरावट आई है वो शर्मनाक है। लेकिन अल्टीमेटली अगर एक बार जड़ सही पड़ जाए तो पेड़ में थोड़ा बहुत पानी कम पड़े, पेड़ में थोड़े बहुत कीड़े लगे, इसके बावजूद भी पेड़ वो पेड़ रहता है, वो पेड़ छाया देता रहता है, वो पेड़ थोड़े बहुत फल देता रहता है, भले उतने ना दे पाए, उतने मीठे ना दे पाए। एक ऐसा ही पेड़ विसारिया साहब का रहा है, जिनकी छत्र छाया में जितने मैंने नाम लिए और जितने नाम नहीं भी लिए। और हाँ, जो लोग ग्रिड में नहीं है, अनुपम खेर भी शायद बंबई में नहीं होते अगर उनको लखनऊ में इस बरगद की छां न मिली होती जो उनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद में लखनऊ में मिली। और तमाम लोग, ये नाम लोग, ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं लेते नहीं रह सकता हूँ। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि विसारिया साहब के वो अभी भी एजुकेशनिस्ट हैं। Once a teacher, always a teacher. He will be a teacher, and he will be a teacher for people like Lalit and Suryamohan ji and myself forever.
and he was a director. He will always be one of the best directors that we have in the country. More than that, now he has got time for the new kind of a scholarship, at least to put those things on paper. और जो फेलोशिप्स बिसारे साहब को मिली हैं, चाहे टैगोर फेलोशिप हो और चाहे दूसरी इनको जो फेलोशिप्स और ग्रांट्स मिली हैं जिसके जरिए उन्होंने कमाल का काम किया, चाहे माइंड ऑफ द इंडियन डायरेक्टर पे उनकी जो किताब है, या शेक्सपियर का हिंदी में किस तरह से काम हुआ है उसके बारे में जो उनकी आने वाली किताब है, इस तरह की चीजें भी वो अभी भी हमको देते चले जा रहे हैं। और ये जो एक गुरु एक अच्छा होता है वो पिता की तरह होता है, जो कि देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, वो लेना नहीं जानता है, ना उसे लेने की जरूरत होती है। जैसा बिसारे साहब ने शुरू में ही कहा था कि मैं नकल नहीं कर पाता था, मैं कहूँगा ऐसा नहीं कि वो नकल नहीं कर पाते थे, वो नकल नहीं करना चाहते थे। That's why he is an original teacher that belonged to all of us. And I can only thank God and pray that God gives him a long life so that he can be our guide, our mentor for a long, long time to come. Thank you, sir. Pranam. Charan Sparsh.